हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है विपिन कुमार मंडल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट सॉल्यूशन में। आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन है सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस में, जो कि IETF 16949 2016 की रिक्वायरमेंट है और जो क्लॉज नंबर 8.4.1.2 में दिया हुआ है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे किया जाता है, सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस की क्राइटेरिया क्या क्या होती है, सप्लायर इवैल्यूएशन क्या होता है, सप्लायर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होता है और सप्लायर को सिलेक्शन करने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स पर ध्यान देना पड़ेगा। चलिए शुरू करते वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा, जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि मैं जब भी कोई आगे नया वीडियो बनाता हूं उस वीडियो को आप इजीली देख सकें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम जानते हैं पूरा प्रोसेस को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारे जो कस्टमर है वो हमें क्या देते हैं, एक इंक्वायरी देती है और वो इंक्वायरी जो हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो रिसीव करती है और रिव्यू करने के बाद वो इंजीनियरिंग या R&D डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करती है और उनसे जो भी प्रोसेस होता है आगे का, एक्चुअली इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है APQP का, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उससे आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है इंक्वायरी को रिसीव करने के बाद। उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या R&D डिपार्टमेंट इंक्वायरी को जब देखता है, रिव्यू करता है, उसके बाद वो बिल ऑफ मटेरियल बनाता है। बिल ऑफ मटेरियल एज पर डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइन उन्होंने बनाया होगा उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बिल ऑफ मटेरियल वो सेट करते हैं और बिल ऑफ मटेरियल को परचेजिंग रिक्विजिशन स्लिप के साथ परचेज डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करते हैं। परचेज डिपार्टमेंट क्या करते हैं, सबसे पहले अपने लिस्ट ऑफ सप्लायर को देखते हैं और ये देखते हैं कि जो मटेरियल चाहिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, वो मटेरियल कौन से सप्लायर अभी बनाते हैं। अगर वो नहीं बनाते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद उनको टेंडर या नोटिस या ऐड देना पड़ेगा कि हमें ये मटेरियल चाहिए, कौन दे सकता है। जैसे उनका मेथड है सप्लायर को सर्च करने का, ढूंढने का। अब सप्लायर मिल जाता है, सप्लायर मिलने के बाद कुछ सप्लायर को, 2-3 सप्लायर को वो चूज करते हैं और RFQ सेंड करते हैं, क्योंकि एक सप्लायर को अगर वो करेंगे तो उनका RFQ जो होगा वो अगर कॉस्ट सही नहीं होगा तब भी अप्रूव करना पड़ेगा। इसलिए 2-3 सप्लायर को वो चूज करते हैं और RFQ सेंड करते हैं साथ में प्रोडक्ट डिजाइन वगैरह के साथ। अब क्या करते हैं, जो सप्लायर चूज किया था वो कोटेशन सेंड करते हैं और परचेज डिपार्टमेंट कोटेशन रिसीव करते हैं और उसका अप्रूव कर देते हैं किसी एक सप्लायर के या 2 सप्लायर का। फिर कोटेशन अप्रूव करने के बाद सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। यहाँ से होता है स्टार्ट सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम जानेंगे सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया क्या है और IETF 16949 की रिक्वायरमेंट क्या है। उससे पहले हम जानेंगे कि प्रोडक्ट और सर्विस, किस किस प्रोडक्ट और सर्विस के लिए सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस किया जाता है। देखिए, अगर हमें जॉब वर्क की ज़रूरत होगी तब भी हमें सप्लायर सिलेक्शन करना पड़ेगा, BOPs होगी तब भी हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा, आउटसोर्सिंग भी हम अगर करते हैं तब भी करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल भी लेते हैं। किसी किसी कंडीशन में रॉ मटेरियल का हम सप्लायर सिलेक्शन नहीं करते हैं, अगर हम डीलर से लेते हैं तो हम कोई ज़रूरी नहीं है सप्लायर सिलेक्शन करेंगे, लेकिन कुछ क्राइटेरिया फिर भी हम उनके लिए बनाते हैं और फिर भी उनका हम सिलेक्शन ज़रूर करते हैं, इवैल्यूएशन हम ज़रूर करते हैं। और जिनसे हम सर्विसेज वगैरह लेते हैं उनका भी हमें सप्लायर सिलेक्शन करना होता है। अब जानते हैं कि टर्टल डायग्राम क्या है। टर्टल डायग्राम बनाने के लिए मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है क्वालिटी मैनुअल का, उसमें रिक्वायरमेंट है IETF 16949 की कि आपको ये जितने भी टर्टल डायग्राम में फैक्टर्स देख रहे हैं इस फैक्टर्स को मेंटेन करना पड़ेगा हर एक प्रोसेस के लिए। तो न्यू सप्लायर सिलेक्शन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का भी टर्टल डायग्राम आपको बनाना है। तो ये मैंने एक
टर्टल डायग्राम बनाया सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। और इसमें सबसे पहले आप अगर सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पर प्रोसेस का नाम मैंने सप्लायर न्यू सप्लायर सिलेक्शन लिखा है, प्रोसेस ऑनर परचेज मैनेजर और की प्रोसेस स्टेप, QMS इवोल्यूशन, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल इवोल्यूशन, ये की प्रोसेस स्टेप्स हो सकता है। अब अगर इसके लिए हम रिसोर्स देखेंगे तो रिसोर्स क्या क्या है, आप अगर यहाँ देखेंगे तो कंप्यूटर, टेलीफोन, फैक्स और रिकॉर्ड बुक एंड पेन हो सकता है। सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस का इनपुट क्या हो सकता है, जो कस्टमर है, कस्टमर अप्रूव्ड या रिकमेंडेड सोर्स भी हो सकता है, लिस्ट ऑफ सप्लायर्स भी हो सकता है, कोटेशन और कॉस्टिंग पैटर्न ऑफ सप्लायर हो सकता है, सप्लायर इवोल्यूशन चेकलिस्ट हो सकता है, सप्लायर इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया है, और CFT टीम की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि CFT टीम जरूर होना चाहिए, मतलब अप्रूवल CFT टीम के द्वारा ही होना चाहिए। CFT टीम के साथ साथ आप इसको सप्लायर सिलेक्शन टीम भी कह सकते हैं, लेकिन सप्लायर सिलेक्शन टीम में भी क्रॉस फंक्शनल टीम का होना ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं मेथड। तो मेथड में सबसे पहले क्या होता है, आप सब शॉप फ्लोर में विजिट करेंगे और ये समझेंगे कि जो वो अभी प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, उनका कितना अच्छा या कितना बेकार प्रैक्टिस है वो आप अंडरस्टैंड करेंगे। टॉप मैनेजमेंट को समझेंगे कि उनका एटीट्यूड सप्लायर के साथ या कस्टमर के साथ कैसा रहता है, और साथ में ये समझेंगे कि जो भी कॉस्टिंग और परचेज एग्रीमेंट फाइनल हुआ है उसके लिए आप डिसीजन लेंगे। तो ये मेथड था। मेथड के बाद आप रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करोगे। तो यहाँ पर ऑडिट स्कोर या पुअर परफॉर्मेंस ये हो सकता है, लैक ऑफ ऑडिट स्किल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, कस्टमर अप्रूव्ड सप्लायर मे नॉट बी परफॉर्मेंस अप टू मार्क, कॉन्टिन्यूसी और एबनॉर्मलिटी इन सप्लायर एंड, ये सारी क्या है प्रोसेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। आप अपने हिसाब से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर सपोर्ट प्रोसेस कुछ लिखा है जिसमें मार्केटिंग सपोर्ट प्रोसेस है, इंजीनियरिंग सपोर्ट प्रोसेस है और क्वालिटी सपोर्ट प्रोसेस है। आपके कंपनी में अगर और भी कोई सपोर्ट प्रोसेस है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मैंने ये टर्टल डायग्राम एज ए एग्जांपल मैंने लिया है। ये जो पूरा प्रोसेस होगा वो किसके द्वारा होगा, तो यहाँ पर यूनिट मैनेजर हो सकता है, परचेज मैनेजर हो सकता है, MR हो सकता है, सप्लायर सिलेक्शन टीम जैसे CFT टीम है वो भी हो सकता है। न्यू सप्लायर सिलेक्शन का जो आउटपुट है वो है सप्लायर इवोल्यूशन रिपोर्ट, सप्लायर अप्रूव्ड और रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट, जनरल परचेज एग्रीमेंट रिपोर्ट और अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट। आप अगर यहाँ पर आएंगे मॉनिटरिंग, मेजरमेंट एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में, तो इवोल्यूशन स्कोर जो मिला है वो होगा, कितनी % स्कोर आई है, और नंबर ऑफ NCs कितनी आई है वो होगा। ये पूरा टर्टल डायग्राम है। अब हम आगे चलते हैं। IATA 16949 क्या कहता है। तो IATA 16949 2016 की रिक्वायरमेंट है 8.4.1.2 सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें क्या कहता है वो हम जानेंगे। इसमें कहता है कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस का एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है IATF की। तो आप प्रोसीजर में क्या क्या करेंगे, तो प्रोसीजर में सबसे पहले आपको देखिए ये कहता है कि जो जिस सप्लायर को आप सिलेक्शन करने जाएंगे उसका रिस्क को असेसमेंट करना है, किस बिहाफ पर, प्रोडक्ट कन्फर्मिटी और अनइंटरप्टेड सप्लाई के लिए, जो कि कस्टमर, जो उनके कस्टमर है, ऐसा तो नहीं कि उनके कस्टमर को प्रोडक्ट देने के लिए कुछ अनइंटरप्शन हो रहा है, तो वो आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना है और वो असेसमेंट करना है। नेक्स्ट क्या कहता है, जो भी अभी जो कस्टमर उनके पास है उनकी क्वालिटी और डिलीवरी परफॉर्मेंस अभी क्या है वो भी आपको देखना है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्या कहता है
ये कहता है कि सप्लायर की जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको भी आपको इवोल्यूशन करना है। तो इसको इवोल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वो कंपनी ISO 9001 सर्टिफाइड है या फिर IATF 16949 सर्टिफाइड है। ठीक है, IATF 16949 2016 की रिक्वायरमेंट है कि जो सप्लायर है वो कम से कम ISO 9001 होना चाहिए और वो IAF रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से ही सर्टिफाइड होना चाहिए। अब इसमें हमें क्या इवोल्यूशन करना है, सबसे पहले तो इसमें हमें ये देखना है कि जो सप्लायर ISO जहाँ से लिया है उनका थर्ड पार्टी असेसमेंट रिपोर्ट है या नहीं। जो सर्टिफिकेट है उसमें जो सर्टिफिकेशन नंबर है वो गूगल में अगर हम उस ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पे अगर हम सर्च करते हैं तो वो आ रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो इनवैलिड हो गया या फेक बना हुआ है। तो ये सब आपको इवैल्यूएट करना है। साथ में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को सप्लायर ने कितना अध्ययन किया है या कितना इम्प्लीमेंट किया और मेंटेन किया है वो भी आपको इवैल्यूएट करना है। मतलब होल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को आपको इवैल्यूएट जरूर करना है। नेक्स्ट कहता है कि जो अप्रूवल का जो पूरा प्रोसेस है वो मल्टी डिसिप्लिनरी डिसीजन होना चाहिए। कहना मतलब CFT डिसीजन होना चाहिए। क्रॉस फंक्शनल टीम ही डिसाइड करेगी कि अप्रूवल करना है या नहीं। फिर नेक्स्ट कहता है अगर कोई सप्लायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता है तो उनके पास पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज अवेलेबल है या नहीं, वो कैपेबल है या नहीं, वो भी देखना है। फिर कहता है कुछ और सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ये भी आपके प्रोसीजर में कंसीडर करना है। वो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है सिलेक्शन करते समय कि ऑटोमोटिव बिजनेस की जो वॉल्यूम है वो कितना है, क्या परसेंटेज है, 30%, 10%, 20%, वो भी देखना है। नेक्स्ट कहता है उनका जो जिस सप्लायर को हम सिलेक्शन करने जाएंगे उनका फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, वो देखना है। उनसे ये भी इस समय ये भी देखना है कि जो वो लोग मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में उनको कुछ लाभ हो रहा है, कुछ बच रहा है या नहीं। अगर नहीं बच रहा है तो जाहिर सी बात है वो स्टेबल नहीं कर पाएगा अपने बिजनेस को, क्योंकि अगर उसके काम में अगर उसको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, कुछ अर्निंग नहीं हो रही है तो आप नहीं, वो अपनी कंपनी को स्टेबल नहीं कर सकता, वो अपने बिजनेस को स्टेबल नहीं कर सकता। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप जो भी उनका टर्नओवर है उसमें परसेंटेज आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने परसेंट उन्होंने लगाया और कितना परसेंट उनको लाभ हुआ है। नेक्स्ट कहता है जो भी प्रोडक्ट मटेरियल और सर्विस आप उनसे लेना चाह रहे हैं उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं आएगी, ये भी आपको देखना है। किसी भी फैक्टर में हो सकता है, ये भी आपको देखना है। जो भी प्रोडक्ट और प्रोसेस वो लोग कर रहे हैं या आपके प्रोडक्ट या प्रोसेस के लिए जो भी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है, मशीनरी या फिर जो भी, वो उनके पास है या नहीं, वो भी आपको इवेल्युएट करना है। फिर ये कहता है कि जो प्रोडक्ट आप उनको दे रहे हो, प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप लेना चाह रहे हो सप्लायर से, उसके लिए उनके पास पीपल का मतलब हो गया मैन। तो मैन में सिर्फ मैन नहीं होना, स्किल्ड मैन है कि नहीं वो भी आपको देखना है। और जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी है या नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब मशीन्स, कंप्यूटर्स, जो भी रिलेटेड टू प्रोडक्ट और सर्विसेज हो गया, वो सारी चीज़ें है कि नहीं। इसमें गेजेस, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी हो सकता है, जगह भी हो सकते हैं, मशीन भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट कहता है जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप उनसे ले रहे हैं उसका डिज़ाइन डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ है या नहीं, वो डिज़ाइन डेवलपमेंट कर सकता है या नहीं। और साथ ही साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम उनके पास है कि नहीं, मतलब प्रोजेक्ट टीम है कि नहीं। कोई भी अगर नया हम प्रोडक्ट देते हैं, बड़ा प्रोडक्ट देते हैं कोई, क्या वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकता है, उनके पास टीम है, वो भी आपको इवेल्युएट करना है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी,
ये देखना कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कैपेबल है कि नहीं, वो भी आपको देखना है। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस है कि नहीं, चेंज मैनेजमेंट में पूरा 4M चेंज मैनेजमेंट हो गया, इंजीनियरिंग चेंज मैनेजमेंट हो गया, सप्लायर चेंज मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेस चेंज हो गया, ये सारी चेंज मैनेजमेंट उनके पास अवेलेबल है कि नहीं, अधेयर है कि नहीं, ये भी आपको देखना है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, उनके पास सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि उनके पास लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान है कि नहीं, और साथ ही साथ उनके पास जो कॉन्टिजेंसी प्लान है वो है कि नहीं, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी आपको देखना है। लॉजिस्टिक प्रोसेस भी आपको चेक करना है, इवेल्युएट करना है, और कस्टमर सर्विस भी आपको चेक करना है, जो अभी वो एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए सर्विस दे रहा है वो आपको देखना है। तो ये सारी और सिलेक्शन क्राइटेरिया है IETF की। तो ये नया सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इसको जब भी आप नया सिलेक्शन रिपोर्ट हो गया या सिलेक्शन क्राइटेरिया आप जब बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें उस क्राइटेरिया में आना चाहिए कि आप ये पॉइंट्स आप ज़रूर देखेंगे। इसके अलावा आप अपने हिसाब से या कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कस्टमर की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी आप चेकलिस्ट बना सकते हैं, लेकिन आपके चेकलिस्ट में ये चीज़ें ज़रूर आएगी। नेक्स्ट हम जानते हैं, ये भी आप कर सकते हो, यूज़ 10Cs, ये 10C है सप्लायर सिलेक्शन में, आप इसमें इसकी मदद ले सकते हो। आप अपने दिमाग में अगर 10C रखोगे तब भी आपका जो क्राइटेरिया है वो निकल के आएगा। तो इसमें क्या है 10C क्राइटेरिया, इसमें कॉम्पिटेंसी देखना है, कैपेसिटी देखना है ऑर्गेनाइजेशन की या सप्लायर की कंसिस्टेंसी देखना है, कंट्रोल ऑफ प्रोसेस कैसा है वो देखना है, कॉस्ट या प्राइस देखना है, कमिटमेंट टू क्वालिटी एंड डिलीवरी देखना है, कैश या फाइनेंस देखना है, क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइज मतलब कंपनी की या सप्लायर की जो प्रोसेस है या कंपनी है वहाँ पर कितनी क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन है वो भी देखना है। कल्चर एंड रिलेशनशिप कैसा है कि ज़्यादा एटीट्यूड तो नहीं है, गाली गलौज तो नहीं होता है, मारधर तो नहीं होता है, वो भी आपको देखना है। कम्युनिकेशन कैसी है वो भी आपको देखना है। तो ये 10Cs है, इसके अकॉर्डिंग भी आप सिलेक्शन क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन IATF 16949 की जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको ज़रूर एड्रेस करना पड़ेगा, उसको आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है इवोल्यूशन क्राइटेरिया, तो आप इस हिसाब से इवोल्यूशन क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। इवोल्यूशन क्राइटेरिया में लिखा है कि ओवरऑल स्कोर फॉर सप्लायर सिलेक्शन 60% मिनिमम होगा तभी वो पास होगा, ये पासिंग क्राइटेरिया है, अगर उससे नीचे आया तो वो फेल हो जाएगा। साथ ही साथ क्वालिटी का अलग स्कोर है, जो कि ये मारुति की भी रिक्वायरमेंट है कि ओवरऑल स्कोर से क्वालिटी डिपार्टमेंट का जो स्कोर है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने उसको भी ध्यान रखे, मैंने ये इवोल्यूशन क्राइटेरिया बनाया। मेरा अगर BSA के भी अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें भी ये कहा गया है, और BSA का भी वीडियो पूरा बनाया है, मतलब मारुति का जो चेकलिस्ट है Tier 2 के लिए वो भी पूरा वीडियो बनाया है। वो 3 पार्ट में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उन तीनों पार्ट को देखने के लिए इसके नीचे मैं लिंक दे दूंगा उसका, उससे आप देख सकते हैं। क्वालिटी स्कोर के लिए जो सप्लायर सिलेक्शन की क्राइटेरिया है वो 80% है, मतलब सिर्फ एक डिपार्टमेंट में, सिर्फ क्वालिटी डिपार्टमेंट में 80% है, और ओवरऑल जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है सप्लायर की वो 60% है। अगर इससे कम हुआ तो नहीं आएगा। अगर क्वालिटी डिपार्टमेंट में 80% से कम होगा और ओवरऑल स्कोर अगर 80% हुआ और सिर्फ क्वालिटी डिपार्टमेंट में 75% भी हुआ तब भी सप्लायर अप्रूव नहीं है। उसके बाद आपके कस्टमर से आप डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आपके CFT टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसा कंडीशन है क्या करें, तो वो लोग और सजेशन दे सकते हैं। सप्लायर सिलेक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले तो हमें एक अच्छा सप्लायर या सही सप्लायर चूज करने में मदद करता है। फिर सप्लायर सिलेक्शन के दौरान हम ये जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो सप्लायर है जिसको हम सिलेक्शन कर रहे हैं उनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है कि नहीं,
जो सप्लायर है जिसका हम सिलेक्शन कर रहे हैं वो हमें ये भी हेल्प करता है कि जो सप्लायर है उसके उसके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, जो सप्लायर है उनके पास QMS जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम वो अधर है कि नहीं, ये भी जानने में मदद करता है। फाइनेंशियल कंडीशन भी जानने में मदद करता है, और जो उनका ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी है वो भी जानने में मदद करता है, और उनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है अभी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए वो भी जानने में मदद करता है। मतलब अगर सप्लायर सिलेक्शन हम अगर करते हैं उनसे मटेरियल लेने से पहले, डेवलप कराने से पहले, तो रिस्क कम हो जाता है, जो आगे इंटरप्शन का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और आपके मन में कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी करें। थैंक यू।